हाँ भाई, इंटरव्यू वाले लेशन का रूट चार्ट अपन देख लेते हैं, 5-7 मिनट में अपने इस लेशन को जो है वो रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे इंटरव्यू के बारे में। हमें लेशन में देखने को मिलता है कि 130 ईयर्स अगो, 130 साल पहले जो है इसका इन्वेंशन हुआ था और आज के टाइम तक ये सेंट्रल पार्ट ऑफ जर्नलिज्म बना हुआ है। हर एक व्यक्ति जो है उसने इंटरव्यू के बारे में सुना है और हर एक पर्सनैलिटी, हर एक सेलिब्रिटी जो है उसने एक या एक से ज्यादा बार इंटरव्यू को पेश किया है। पॉजिटिव व्यूज यदि देखा जाए तो ये सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। इन द प्रैक्टिस इट इज इन फॉर्म ऑफ आर्ट और जर्नलिज्म का सेंटर पार्ट तो है ही है। ये सोर्स ऑफ ट्रूथ है, ये आप पॉजिटिव व्यूज में लिख सकते हो। नेगेटिव व्यूज यदि देखा जाए तो कई सारी सेलिब्रिटी जो है वो ये कहती है कि इट इज एन अटैक ऑन देयर प्राइवेसी, उनकी प्राइवेसी पे ये एक अटैक है। कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेसी जो है उनकी वो इंटरव्यू के द्वारा छीन ली जाती है, लोगों तक जो है वो कुछ ऐसी बातें पहुंचा दी जाती है जो कि उनको नहीं पहुंचानी होती है। प्रिमिटिव कल्चरल बिलीफ, देखिए पहले के टाइम में एक बिलीफ हुआ करता था कि यदि आपकी कोई फोटो खींच रहा है तो वो आपकी आत्मा को चुरा रहा है। ये इंटरव्यू के बारे में भी एक जो कल्चरल बिलीफ है वो मानी जाती थी कि फोटो खींचना है ना। प्रिमिटिव कल्चरल बिलीफ क्या है कि यदि कोई व्यक्ति आपकी फोटो ले रहा है तो वो आपकी सोल को चुरा रहा है। ये इंटरव्यू से रिलेट करके भी यहाँ लिखा गया है। इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू सेलिब्रिटीज, अलग अलग सेलिब्रिटीज के द्वारा इंटरव्यू की क्या परिभाषाएं दी गई है वो हमारे लेशन में दी गई। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा है। मैंने आपको बड़े वाली वीडियो में बताया था कि रुडयार्ड किपलिंग ये कहते हैं कि इंटरव्यू जो है वो एक राक्षस की तरह है जो कि लोगों को घायल कर देता है और उनके एक पार्ट को जो है वो चुरा लेता है। यानी आपको ये लिखना है कि इंटरव्यू वाउंड्स पीपल एंड टेक पार्ट फ्रॉम अवे फ्रॉम देम। यानी राक्षस वाली बात जो है वो मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी कि उनके एक पार्ट को वो अलग कर देता है। रुडयार्ड किपलिंग के बाद में हम ये देखेंगे एच.जी. वेल्स क्या कहते हैं। एच.जी. वेल्स कहते हैं कि इंटरव्यू इज एन ओरडील। इंटरव्यू जो है वो एक ओरडील है, एक टफ एग्जाम है। इसके अलावा अपन ने देखा था सोल बेलो कहते हैं कि इंटरव्यू इज द थंबप्रिंट ऑन विंड पाइप, यानी कि हमारी जो विंड पाइप है उसके ऊपर क्या है, थंब प्रिंट है। और किसकी आई थी, देखिए एच.जी. वेल्स हो गया, रुडयार्ड किपलिंग हो गया, सोल बेलो हो गया, लुइस कैरोल कहते हैं कि मुझे एक्सेसिव प्रेज और बोदरिंग जो है वो पसंद नहीं है। लुइस कैरोल एलाइस इन वंडरलैंड के क्रिएटर भी है, ध्यान रखिएगा। तो एलाइस इन वंडरलैंड के क्रिएटर लुइस कैरोल कहते हैं कि मुझे एक्सेसिवली प्रेज्ड और बोदर होना पसंद नहीं है। तो ये परिभाषाएं आप लोग जो है वो इन सभी लोगों की याद रखिएगा। और आप जो बड़े वाले वीडियो में ये कंप्लीटली और ट्रिक के साथ में आपको बताई हुई है वहां पर आप और ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं। इंटरव्यू फॉर इंटरव्यू एंड कॉमन फोक के लिए तो सोर्स ऑफ ट्रूथ है, जानकारियां जुटाने का साधन है। इंटरव्यू के माध्यम से लोगों तक जानकारियां पहुंचती है। इंटरव्यू जो होता है वो होता है इंटरव्यू देने वाला, उसके लिए जो है वो कई सेलिब्रिटीज कहती है कि इट इज एन अटैक ऑन देयर प्राइवेसी। इंटरव्यूअर जो होता है, इंटरव्यू जो होता है अकॉर्डिंग टू द राइटर, ये एक अच्छा माध्यम है हमारे तक, लोगों तक चीजों को पहुंचाने का। और इंटरव्यूअर जो होता है उसके लिए भी यदि वो एक अपने काम में दक्ष है तो इंटरव्यू बहुत अच्छी चीज होती है, उसको पावर जो है वो दिलवा सकती है। राइटर्स व्यूज ऑन इंटरव्यू, राइटर कहते हैं कि इट इज एन सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हमने ये देखा कि इंटरव्यू वाला हमारा जो लेशन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले में उसके प्रोज एंड कॉन्स बताए गए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताए गए हैं। और दूसरे पार्ट में द हिंदू की तरफ से एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवाया गया था जो कि मुकुंद पद्मनाभन ने लिया था। उसका इंटरव्यू किसका इंटरव्यू लिया था, उम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू का हमें दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कि उम्बर्टो इको कौन है। उम्बर्टो इको बोलोग्ना यूनिवर्सिटी ऑफ, जो इटली में बोलोग्ना यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक प्रोफेसर है जो सीम्योटिक्स में काम कर रहे हैं। सीम्योटिक्स बोलते हैं साइन लैंग्वेज को। सीम्योटिक्स में काम करने वाले वो प्रोफेसर है जो कि संडे को नोवेल लिखते हैं, यानी खाली टाइम जब भी उनके पास में होता है तो वो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। ये एक प्रोफेसर है, राइटर भी है, राइटर है जो अपने फ्री टाइम में कुछ राइटिंग्स करते हैं। और ये इस फ्री टाइम को क्या बोलते हैं, इंटरस्टाइसिस बोलते हैं। इंटरस्टाइसिस ध्यान रखिएगा, वन लाइनर में पूछा जा सकता है। इंटरस्टाइसिस का मतलब होता है फ्री स्पेस। ठीक है, ये इस फ्री स्पेस को भर देते हैं। ये एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए मुझसे कोई मिलने आ रहा है और वो एलिवेटर में चढ़ करके जब तक ऊपर आएगा तब तक मैं कुछ ना कुछ लिख दूंगा। इतने ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं ये। और नॉवेलिस्ट, इन्होंने एक नॉवेल लिखी है जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज, जिसकी 10 मिलियन से ज्यादा कॉपीज वर्ल्ड वाइड जो है वो सेल आउट हुई थी। ये बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, इसकी वजह से लोग जो है इन्हें नोवेलिस्ट के रूप में भी जानते हैं।
इनफैक्ट यदि मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इनको नोवेलिस्ट के रूप में ही जाना जाता है, लेकिन ये कहते हैं कि आई एम नॉट ए नोवेलिस्ट, मैं तो केवल एक प्रोफेसर हूं। वो कहते हैं मैं लिटरेरी गैदरिंग्स में जाना पसंद नहीं करता, मैं तो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस जो होती है उनको ज्वाइन करना पसंद करता हूं, मैं सिर्फ एक प्रोफेसर हूं जो संडेज को नोवेल लिखता है। उनकी नोवेल का नाम क्या है? इंटरस्टाइसेस के बारे में हमने बात कर ली है। राइटिंग स्टाइल क्या है? देखो एक ये यहाँ पर स्पेशल बताया गया कि राइटिंग स्टाइल क्या है। ये जब पीएचडी कर रहे थे तो इन्होंने उस पीएचडी में जो शोध किया था उस शोध की पूरी एक स्टोरी टाइप में लिख दी थी कि किस प्रकार उन्होंने पहले क्या गलतियां करी, फिर उन्होंने किससे कैसे उस गलती को सुधारा। और ये बात उनके प्रोफेसर को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। उन्होंने कहा कि दिस राइटिंग स्टाइल इज वेरी गुड, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने उसको पब्लिश भी करवाया था, यहां से इन्होंने इस राइटिंग स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया। तो ये राइटिंग स्टाइल कौन सी है? पर्सनल स्टाइल ऑफ राइटिंग। पर्सनल स्टाइल ऑफ राइटिंग में ये लिखते हैं और इसी की वजह से ये जो नोवेल है वो फेमस हुई है। यानी इस नोवेल के फेमस होने के पीछे एक कारण ये भी ये बताते हैं। द नेम ऑफ द रोज जो है उसकी थीम क्या है? एक डिटेक्टिव स्टोरी है जिसमें डीप थीम्स का यूज किया गया है, जैसे कि थियोलॉजी हो गया, मेटाफिजिक्स हो गया, मिडाइवल हिस्ट्री हो गया, एस्थेटिक्स हो गया। ये सारी चीजें, ये सारी थीम्स इस बुक में डाली गई है और उसके बावजूद भी ये जो नोवेल है वो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। रीजन क्या था? 3 रीजन आपको याद रखने हैं। पहली तो इनकी राइटिंग स्टाइल, पर्सनल स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है उसकी वजह से बहुत ज्यादा फेमस हुई है। दूसरी जो है वो लोगों की चॉइसेस। लोगों की चॉइस का मतलब हो गया कि लोग जो है वो एक टाइम में एक ही तरीके की चीजें पढ़ना या देखना पसंद नहीं करते हैं, उनको अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंटरेस्ट जो है वो होते हैं, इसलिए ये नोवेल जो है वो फेमस हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये बताते हैं कि इस नोवेल को पब्लिश करवाने का टाइम, इस नोवेल की जो टाइमिंग है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसकी इतनी ज्यादा ह्यूज पब्लिसिटी में। इतनी ज्यादा पब्लिसिटी के पीछे ये जो मेन रीजन वो है कि इस नोवेल के पब्लिश होने का टाइम क्या था, इसकी टाइमिंग। तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, पहला टाइमिंग, दूसरा इनकी पर्सनल स्टाइल ऑफ राइटिंग और तीसरा चॉइसेस ऑफ पब्लिक। तो ये था हमारा इंटरव्यू, छोटा सा लेसन था, है ना। आई थिंक आपकी ये जो कंप्लीट हो गई होगी रिवीजन। यदि आपको इसको कंप्लीट देखना है तो आप पूरे वाले बड़े वाले वीडियो पे स्विच कर सकते हैं। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।